आदरणीय सभी साथियों को मेरा नमन। राजीव दीक्षित जियों के बारे में बताना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह सागर हैं। मैं कहूँ कि अगर आप 10 साल भी राजीव दीक्षित को सुन लें तो आप उसे पूर्ण नहीं सुन पाएंगे। वो इतने महान है, इतने विशाल है, और सूर्य वो किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है। 2006 में जब मैंने पहली बार राजीव दीक्षित को सुना तो झुकोड़ के रख दिया उसने सारा सौदा। मेरी रुचि जीवन में साहित्य और दर्शन शास्त्र में रही है, और राजीव दीक्षित ऐसे भी नहीं है कि किसी एक को विषय के सबसे स्पेशलिस्ट हैं। आप जो भी निकालना चाहेंगे उसके जीवन से वही निकल आएगा, चाहे वह राजनीति शास्त्र है, चाहे अर्थशास्त्र है, चाहे सामाजिक व्यवस्था है, चाहे अध्यात्म भी है। रामायण महाभारत ग्रंथों पे भी बहुत बात करी है राजीव दीक्षित ने। और जब मैंने मेरे ही विषय का कोई फार्मूला, उसका कोई रस निकाल के आया तो मैंने बड़ा आनंद आया। एक घटना घटती है जीवन में जो समस्त जीवन को बदल देती है। एक पल का रिजल्ट जीवन को परिवर्तित कर देता है। वही एक पल का समय राजीव दीक्षित के जीवन में भी आया, जिसने उसका जीवन की दिशा बदल दी। राजीव दीक्षित एक शोधक थे, वैज्ञानिक थे, और वो एक शोध पत्रिका लेकर के एक विदेश में गए थे। और उस विदेश में यह था कि जहाँ वो होनी थी वहाँ हर देश के वैज्ञानिक भी जा रहे थे। कोई जापानी था, कोई कनाडा का था, कोई कड़ी का था, कोई चीन का था। जब वो पत्रिका वो अपने शोध के विषय में बता रहे थे तो अपनी अपनी भाषा में बता रहे थे। चीन का था चाइनीज़ में, जापान का था जापानीज़ में। जब हमारे भारतीय सपूत की बारी आई तो उन्हें इतनी समझ नहीं थे, उतने अपना शोध पत्रिका इंग्लिश में बता दिया। जो प्रमुख बैठा था, होगा चेयरपर्सन वो बैठा था, उसने पूछा भाई आप कहाँ से है? उसने कहा जी मैं तो भारत से हूँ। तो फिर कहा भाई तने तेरी राष्ट्रभाषा? कहा जी हिंदी है। फिर भाई तने हिंदी में क्यों नहीं बताया? नहीं कहा जी मैंने तो सोचा कड़ा आपके समझ में नहीं आवा। नहीं कहा मेरा तो समझ में किसी की नहीं आई, मेरा लोग तो ट्रांसलेट बैठे हैं, वो बताऊँगा बाद में क्या क्या कहने वाला। तो उस एक पल ने उसका जीव निचोड़ दिया। कमाल की बात है, थोपियो ही भाषा में लेक्चर दे गया। और उसी दिन से उन्होंने स्वदेशियाँ बना लिया। और हिंदी के इतने तकड़े शोधक हुए हैं, क्योंकि मेरा भी हिंदी के साथ लगाव रहा है, कि जितना मैंने राजीव दीक्षित से सीखा है हिंदी के विषय में शायद किसी तरह सीखा। और जब मैं साहित्य और दर्शन में से कुछ लेके आया राजीव दीक्षित का, मैंने एक लेक्चर सुना, उस पर मैंने भी 1.5 साल काम कराया। जिस वक्त मैंने जेबीटी करी थी उस टाइम 1.5 साल में काम कराया उसका एक शोध में। मैंने भी एक छोटा सा शोध कराया कि 1857 में जब का दौर था उसका ही मैंने अध्ययन कराया। और एक 1885 में जब बंगाल विभाजन होया तो उसका दौरा करने खातर जॉर्ज पंचम नाम का एक व्यक्ति आया था इंडिया में। भाई उससे क्या दशा हुई है भारत की। तो उसकी जो अंग्रेजी सरकार थी उस टाइम एक कवि था जो भरपूर प्रचार में था उस टाइम, रविंद्रनाथ टैगोर को, जिसको हम गुरुदेव भी कहें। तो उससे कहा गया कि जैसे कि आजकल लीडर हैं, राइटर पे, कवियाँ पे, गायिका पे, गाने गुआओ अपने, उस टाइम उसका भी नाम था। तो बुलाया गया रविंद्रनाथ टैगोर, कहा गया भाई जॉर्ज पंचम आ रहा, उसका स्वागत में कोई गीत लिख। तो कुछ आदमी की मजबूरियां भी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे वो जनगण मन का जो गीत जिसने आप राष्ट्रीय गान मानना वो लिख दिया। वो गाया भी स्वयं अपने मुखारविंद से गाया जब जॉर्ज पंचम आया। तो जब जॉर्ज पंचम का वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाया गया, नहीं क्योंकि तो अपनी भाषा में सुनाया था, तो जॉर्ज पंचम गदगद हो गया। नहीं कहा यार इतनी प्रशंसा तो मेरा देश मैंने किसी ने करी, और एक गुलाम देश भारत ऐड़ा इतनी होगी। और उस टाइम जो कमेटी थी नोबेल पुरस्कार दे कर दी, उसका चेयरपर्सन था जॉर्ज पंचम। उसने कहा भाई मैं इस आदमी को तो नोबेल पुरस्कार दूंगा, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल के बाद कोई पुरस्कार नहीं है। तो कहीं न कहीं वो भारतीय खून था रविंद्रनाथ टैगोर। उसने सोचा यदि आज मैंने ये जनगण मन अधिनायक पर ले लिया नोबेल पुरस्कार, तो शायद आने वाली वंश मुझे गद्दार के नाम से जाने। तो उन्होंने एक किताब लिखी उस टाइम की, उस किताब को मैंने पढ़ा भी और आज भी मेरा लो मौजूद है। और जिस लगन से मैंने जो गीतांजलि पे नोबेल पुरस्कार मिला, और जब एक उसने खत भी लिखा था सत्येंद्रनाथ जियों को, उसमें भी उसका वर्णन है, उसने कितनी गिल्टी फील महसूस हुई। अंत में एक बात भी कही रविंद्रनाथ टैगोर ने कि मैंने अपने जीवन में 6000 गीत लिखे और गाए,
आसान काम नहीं है 6000 गीत लिखना और गाना, मगर मैं वो नहीं गा पाया जो गाना चाहता था। एक गलती, एक विदेशी का स्वागत में गाया गीत, और आज ये मेरा दुर्भाग्य है मेरे देश का कि हम उसे अपना राष्ट्रीय गान मानते हैं। देश की आज़ादी के बाद भी बहुत ऐसा दौर आया, ऐसी क्रांतियाँ आई कि कुछ लोग ऐसे दो पार्टियों में बट गई। कुछ लोग ऐसे थे जो वंदे मातरम को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहते थे, और कुछ ऐसे थे गद्दार लोग थे जो राष्ट्रीय गान को अपनाना चाहते थे, मगर वो हुआ जो नहीं चाहते थे। राजीव दीक्षित को अपनाने खातर तो यार बड़ी लगन चाहिए। जिस तरह एक दोस्त ने बताया कि किसान की फसल के बारे में बताया उसने, तो यार जो बंदा खेती करा है उसने भी सोचनी पड़ेगी, यदि मैंने भाई राजीव दीक्षित को अपनाना है, इसका रिजल्ट पर पहुंचना है, तो नुकसान भी झेलना पड़ेगा, अपना का खुद का त्याग करना पड़ेगा। ये मेरा वर्गा या कोई साधारण आदमी मार्केट में जावा है, भाई मैंने तो समय की बचत करनी है, गैस की बचत करनी है, कुकर ले आया, 5 मिनट में सब्जी बन गई। राजीव दीक्षित यह बात कहे, यदि सब्जी को, किसी फसल को, मान ली कोई दाल है चने की दाल, यदि जितना टाइम उसको उगने में लगा नहीं, उतने उसने गलने में भी लगाया। मजबूत है, सबसे मजबूत चीज़ है चना। और कुकर है, जो कुकर उसने बनांदा नहीं, गलदा नहीं, उसने पैट दिया और अब वो फटे हुए चना खावा। एक राजीव दीक्षित का मैंने लेक्चर सुना काफ़ी दिन पहला, उसने बताया था कि जो ये परंपरा है भाई सीढ़ी से तमाड़न बासी खाना खावें, इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। जो अपनी पहली पीढ़ी थी, अपना तो अपना वाली बाप दादा ने जो नहीं पाछा बगी, उन तक इसका ज़्यादा जानकारी थी। आधा जहर तो अपने माँ बापा में मेरा पड़ा था, नहीं उन्हें कहा अपना अपना खोटा है, यह भी गलती करके कि एक विशेष दिन आवे एक साल में, जिस दिन चंद्रमा का प्रकाश यदि भोजन में पड़ जाए तो विशेष गुण पैदा हुआ भोजन में। वो अनपढ़ लोग मूर्ख नहीं थे, खाना उगड़ा दर दे कर एक रात खातर और कहने को दर दे। जदा पे राजीव दीक्षित जी ने पढ़ाएंगे, हर विषय का जिसकी जिस विषय में रुचि है उस विषय में जाओगे तो रिजल्ट मिलेगा। इससे ज़्यादा मैं साथियों आपका समय नहीं लेना चाहता। धन्यवाद। यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो क्षमा करना।